नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10th के साइंस के टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन को देखिए, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी, हीरा। तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसको याद रखिएगा। और एक अधातु को याद रखिएगा जो लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? संक्षारण, यसत लेपन, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का यसत लेपन। इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या फिर इसको कहा जाता है यसत लेपन। इसी को याद रखिएगा। अर्थात स्टील एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को जस्तीकरण कहा जाता है या फिर यसत लेपन कहा जाता है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यसत लेपन है या फिर जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ध्यान से देखिएगा। संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन को, अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान से देखिएगा। Fe आयरन, Al एल्यूमिनियम, अर्थात एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, Fe2O3 था, यहाँ पर देखिए Al2O3, अर्थात एल्यूमिनियम जो है वो आयरन अर्थात लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को अर्थात लोहा को विस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चूना का रासायनिक नाम है, चूना का रासायनिक नाम है। ऑप्शन को देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टा खाद्य पदार्थ में होता है। ऑप्शन को देखिए, अम्ल, क्षारक, ए और बी दोनों, अर्थात अम्ल और क्षारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अम्ल। खट्टा खाद्य पदार्थ में होता है अम्ल। याद रखिएगा, खट्टा खाद्य पदार्थ में होता है अम्ल। और याद रखिएगा, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। और इसको भी याद रखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जल में घुलकर H+ आयन देता है, अर्थात धनायन देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, अर्थात
धनायन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, याद रखिएगा। और क्षारक का पीएच मान होता है 7 से अधिक, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर, नींबू, संतरा, इमली। याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमली। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू और संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पीएच ग्रेटर देन 7, अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसे क्षारीय कहा जाता है, और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहा जाता है, याद रखिएगा। और पीएच वैल्यू अगर 7 के बराबर हो तो उसे उदासीन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको याद रखिएगा। अम्लीय जो होता है पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, क्षारीय का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, और उदासीन का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन को देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसी को कहा जाता है अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कहा जाता है जिप्सम, इसे कहा जाता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन में अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर अगर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन को देखिए, 1, 2, 3, 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु एवं उससे बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। ऑप्शन को देखिए, 0 f, अर्थात जो फोकस होता है 2f या 4f। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दांत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल एवं उत्तल दोनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। दांत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के जो यूज होता है इनको नोट कर लीजिएगा। हजामत बनाने के लिए, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग है हजामत बनाने के लिए, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन को देखिए, 2.3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास, याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, नेत्र गोलक का
जो आकृति होता है वो गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर और नेत्र गोलक का जो आकृति होता है वो होता है गोलाकार। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्वास्थ्य नेत्र का दूरबिंदु का मान है। स्वास्थ्य नेत्र का दूरबिंदु का मान है, ऑप्शन को देखिए, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत कोई नहीं। स्वास्थ्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, इसको याद रखिएगा। स्वास्थ्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है और स्वास्थ्य नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इन दो पॉइंट को याद रखना कि स्वास्थ्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु, अगर स्वास्थ्य नेत्र का निकट बिंदु पूछता है तो 25 सेंटीमीटर होगा और दूर बिंदु होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष हो जाने से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि दोष हो जाने से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, ए और बी दोनों रेटिना पर। देखो, आंख पर जो इमेज अर्थात प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और दृष्टि दोष हो जाने पर रेटिना के पीछे भी बनता है और रेटिना के आगे भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, रेटिना के आगे भी बनता है और रेटिना के पीछे भी बनता है। कब बनता है ना, जब दृष्टि दोष हो जाता है। और नेत्र में जो दृष्टि बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, पेप्टोन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोन में। याद रखिएगा, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। इसको याद रखिएगा, या फिर इसको ऐसे याद रखिएगा कि प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदलता है, इसको याद रखिएगा। और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोन। और ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, याद रखिएगा, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, एडीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है। एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखिएगा, एटीपी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं? मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं? 2। याद रखिएगा, दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद। और निलय भी 2 पाया जाता है। 2 निलय पाया जाता है मानव हृदय में और 2 अलिंद पाया जाता है। दायां अलिंद होता है और बायां अलिंद, और दायां निलय होता है और बायां निलय। इसको याद रखिएगा। और मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है और 4 कोष्ठ पाया जाता है, अर्थात 4 चैम्बर पाया जाता है मनुष्य के हृदय में। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, बायोगैस ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन नाशक रोकना। यहां पर देखिए, वन नाशक रोकना अर्थात वन की कटाई को रोकना, बिजली उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी के अपरदन का रोकना। इसका राइट आंसर है वन नाशक रोकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चिपको आंदोलन
याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा, इस नाम को याद रखना। चिपको मूवमेंट जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा नाम को याद रखना। और उत्तराखंड याद रखना, ठीक है, उत्तराखंड राज्य याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको टर्म 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में।